तो हो रही है क्या? हाँ, हो रही है। ठीक है। ठीक है, शुरू करो। Hello to everyone. I'm Anisha from MSc final year, and today we will discuss about chemical shift in NMR spectroscopy. इसमें जो ये टर्म है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका मीन हम सबको पता है कि इसमें क्या होता है कि कोई भी अननोन कंपाउंड होता है और उसकी इंटरेक्शन कराते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ में। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ में इसकी इंटरेक्शन होने पर हमें सिग्नल मिलता है डिटेक्टर पर और फिर हम उसकी स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि अब जानते हैं कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल शिफ्ट क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई एटम कंसिडर करते हैं। मान लीजिए कोई एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज स्पीसीज होती है और जो ये न्यूक्लियस है वो भी एक चार्ज स्पीसीज है ड्यू टू प्रोटॉन। तो एक साइंटिस्ट थे पोली जिन्होंने बताया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन करता है वैसे ही जो न्यूक्लियस है वो भी अपने एक्सिस पे स्पिन करेगा। अब जैसे ही कोई स्पीसीज स्पिन करती है तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको प्रोड्यूस होता है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जैसे जैसे तो हम कंसिडर करते हैं न्यूक्लियस को। फिर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। अब जैसे ही हम इस पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं नॉर्थ और ये हो गया साउथ, तो ये जो न्यूक्लियस है वो स्पिन कर रहा है। जैसे ही इसको जैसे ही इसमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये न्यूक्लियस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये ऐसे अलाइन हो जाएगा। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब हमें पता है ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ पोल है और ये इस मैग्नेट का साउथ पोल है। नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट होंगे और इसमें भी नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट होंगे, जिसके कारण ये जो न्यूक्लियस है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गया है। मींस कि इसकी एनर्जी कम हो गई है। एंड क्योंकि हमें पता है कि जो स्पीसीज अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को उसकी एनर्जी तो कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे रिपल्शन होता है तो उसकी एनर्जी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इसकी एनर्जी इंक्रीज करने के लिए हम इसमें रेडिएशन एमिट करवाएंगे। जैसे इसमें रेडिएशन एमिट करवाएंगे तो इसमें क्या होगा कि जो जो इसमें न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी, अब ये जो न्यूक्लियस होगा वो रेडिएशन तभी ऑब्जर्व करेगा जब न्यूक्लियस की फ्रीक्वेंसी और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाए। तब क्या होगा कि ये न्यूक्लियस होगा वो रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेगा और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन के अपोज हो जाएगा। और हमें तब हम बोलेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है वो रेजोनेंस शो कर रहा है और हमें क्या क्या होगा कि हमें सिग्नल दिखाई दे जाएगा। ये जो ये जो प्रोसेस है वो है आइसोलेटेड एटम के लिए। हम इसमें मान रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ हाइड्रोजन का है। तो अब केमिकल शिफ्ट को देखने के लिए हम इसमें एग्जांपल लेते हैं एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल ये O और ये H। अब एथिल अल्कोहल में हमें पता है कि इसमें 6 हाइड्रोजन होते हैं।
जैसे कि हमने आइसोलेटेड एटम में पढ़ा था कि वो क्या करेगा कि एक इंटेंस पीक मिलेगी उसके अंदर, क्योंकि जब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और आइसोलेटेड जो न्यूक्लियस था उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो हमें एक इंटेंस पीक मिलेगी। वैसे ही ये जो एथिल अल्कोहल है, हमें पता है कि इसमें 6 हाइड्रोजन है। तो ये जैसे ही हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो 6 हाइड्रोजन होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएँगे। मीन्स कि ये जो हाइड्रोजन है इनकी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे हो जाएगी। ये इनका नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये इनका साउथ पोल हो जाएगा। तो अगर हम आइसोलेटेड एटम की तरह इनको कंसीडर करते हैं तो इसमें 6 तो हम मान के चलते हैं कि इसमें भी 6 हाइड्रोजन के कारण इसमें भी पीक मिलेगी, एक ही पीक मिलेगी, वो क्या होगी? इंटेंस पीक होगी। लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं इन सभी का जो एनवायरनमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। वो तो आइसोलेटेड एटम था इसलिए उसमें जो एनवायरनमेंट था वो एक ही एटम के लिए था, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन है वो अलग-अलग एटम से अटैच है, तो इनका जो एनवायरनमेंट होगा वो अलग होगा, जिसके कारण हमें सिग्नल होगा वो एक नहीं मिलेगा, सिग्नल मिलेगा इसमें जो सिग्नल की जो पीक होगी वो हमें 3 मिलेगी इसके अंदर। 3 पीक कैसे होगी? एक एक जो पीक होगी वो होगी ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन की, दूसरी जो पीक होगी वो ये जो 2 हाइड्रोजन अटैच है कार्बन से इनकी होगी, और तीसरी जो पीक होगी वो होगी तीनों हाइड्रोजन से, ये जो तीनों हाइड्रोजन है इस कार्बन से अटैच उनकी उसकी होगी। तो हम देखते हैं पीक पीक किस तरह से आती है। तो 3 पीक आएगी इसमें। अब हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन होते हैं इनमें ये अटैच है इस कार्बन से। अब ये जो बॉन्डेड हाइड्रोजन है और इनमें क्या होता है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स भी है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन तो है ही चार्ज स्पीशीज, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि अपने एक्सिस पे स्पिन करता है और ये वो मैग्नेटिक फील्ड अपने अपने चारों ओर प्रोड्यूस करेगी। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने पर अ, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी डायरेक्शन होगी वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगी। जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी यहाँ यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ पोल और यहाँ पर आ जाएगा साउथ पोल। ये है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो चारों ओर अपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक आइसोट्रोपी या बोलते हैं लोकल मैग्नेटिक करंट, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को शील्ड करेंगे। मीन्स कि ये जो न्यूक्लियस होगा इस पे, ये जो न्यूक्लियस है ये जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है उस पे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स कम आने देंगे, मतलब कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसका इफेक्ट न्यूक्लियस पे कम होगा, जिसके कारण क्या होगा कि अब हमें पता है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। अब हम देते हैं इसको रेडिएशन। जैसे ही इसमें रेडिएशन एमिट करवाएंगे तो अभी ये जो कंपाउंड है ये क्या होता है, क्वांटाइज्ड होते हैं। मीन्स कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फिक्स होती है। अगर मान लीजिए इस कंपाउंड की फ्रीक्वेंसी हम मान के चलते हैं 60 मेगाहर्ट्ज, तो ये जो कंपाउंड होगा वो 60 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ही ऑब्जर्व करेगा। जैसे कि हम देते हैं इनको 50 मेगाहर्ट्ज, तो 50 मेगाहर्ट्ज की ये जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा। ये ऑब्जर्व करेगा तो 60 मेगाहर्ट्ज की करेगा, वरना ये नहीं करेगा। तो फिर हम देखते हैं कि फिर फिर हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक रेफरेंस स्टैंडर्ड को जिसको हम बोलते हैं टीएमएस। टीएमएस से हम कंसीडर करते हैं, ये है टीएमएस। टीएमएस की जो क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। एक बार ऐसे ही कंसीडर करके चलते हैं कि मान लीजिए ये है टीएमएस, तो जैसे ही रेडिएशन ये ऑब्जर्व करेगा तो इसका सिग्नल यहाँ पर आए, मान लीजिए जो CH3 है उसका सिग्नल आएगा यहाँ पर और जो CH2 है उसका सिग्नल आएगा यहाँ पर। तो इन दोनों के जो केमिकल शिफ्ट क्या होता है, टीएमएस और ये जो CH3 का सिग्नल है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं हम केमिकल शिफ्ट। मीन्स कि टीएमएस से ये सिग्नल कितनी दूरी पर शिफ्ट हुआ है उसको बोलते हैं हम केमिकल शिफ्ट। ठीक है, फिर आगे आगे चलते हैं।
अब है प्रॉपर्टीज ऑफ टीएमएस। टीएमएस हमने यूज किया है एज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड, इसकी फुल फॉर्म होती है टेट्रामेथिलसिलिन। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो टीएमएस होता है उसकी उसको हम लिखते हैं, ये CH3, यहाँ पर भी CH3, ये CH3 और ये भी CH3। मीन्स कि इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो होते हैं 12, या ऐसे भी बोल सकते हैं 12 केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं। अब जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उसका जो सिग्नल होगा वो उतना ही, उसके जो सिग्नल की हाइट होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। नंबर ऑफ, इसमें दिया हुआ है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतनी ही ज्यादा इस टीएमएस की जो हाइट होगी। और दूसरा है कि ये कि चीप है, मतलब कि जो टीएमएस होता है वो कॉस्टली नहीं होता है और इजीली सॉल्युबल इन पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। और टीएमएस क्या होता है? इनर्ट होता है, मतलब कि जो भी हम कंपाउंड लेते हैं इसके साथ में इसके साथ में रिएक्शन नहीं करता है, सिर्फ इसका यूज होता है सिग्नल लेने के लिए। और है कि वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब कि जैसे कि कम हीट में ये क्या हो जाएगा? वेपरेट हो जाएगा, और जो हम कंपाउंड लेंगे वो रिकवर हो जाएगा, उसका हम फिर से भी यूज कर सकते हैं। फिर हम मेजरमेंट ऑफ केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट को की वैल्यू क्या होती है? इसमें एक एग्जांपल लिया हुआ है। एग्जांपल है कि मान के चलते हैं कि अब मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है कोई भी कंपाउंड, जैसे कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है 1.41 टेस्ला, और जो जो प्रोटॉन है उनकी जो रेजोनेंस शो करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि जो एक कंपाउंड है ऐसे कंसिडर करते हैं, ये न्यूक्लियस है, इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वो दी हुई है 60 मेगाहर्ट्ज, और जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ वो है 1.41 टेस्ला। अब इसमें इसमें ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि ये एक सिग्नल है वो टीएमएस का है, और ये जो सिग्नल है वो एग्जांपल में लिया हुआ है कि CH3Br और टीएमएस। तो ये जो सिग्नल है वो है CH3Br का। जैसे जैसे अब इसमें क्या है कि मैं पहले में जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो है 1.4 टेस्ला, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब कि जो न्यूक्लियस की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 60 मेगाहर्ट्ज, और जो टीएमएस है और जो ब्रोमोमेथेन है उनके बीच का सिग्नल का जो डिफरेंस होगा वो होगा 162 हर्ट्ज। और दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है कि जैसे हम जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको बढ़ाएंगे, इसमें किया हुआ है 2.35 टेस्ला। तो जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब कि रेजोनेंस करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 270 हर्ट्ज। सॉरी, वो हो जाएगी इसमें 100 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी, और दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 270 हर्ट्ज। अब हम मान के चलते हैं कि अब हम देखते हैं कि इसमें पर यूनिट डिफरेंस कितना होता है। पर यूनिट डिफरेंस के लिए क्या करते हैं? डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी। टीएमएस और जो CH3Br है, ये जो दोनों सिग्नल थे, इन दोनों के बीच का सिग्नल हम एग्जांपल में दिया हुआ है 162। तो पर यूनिट मान के चलते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 162, और पर यूनिट जो हमारा जो ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें दी हुई है 60 मेगाहर्ट्ज। वैसे ही दूसरे एग्जांपल में दिया हुआ है जो डिफरेंस है वो है 270 हर्ट्ज, और जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है 100 मेगाहर्ट्ज। मतलब कि इसमें डिफरेंस दोनों में अलग अलग है, टीएमएस और CH3Br। इनमें जैसे जैसे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं और जैसे जैसे जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वैसे वैसे ही दोनों सिग्नल के बीच का जो डिफरेंस है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन जो पर यूनिट जो डिफरेंस आता है वो आता है, वो उसकी जो वैल्यू है वो सेम ही है, वो है 2.70 ppm। मीन्स कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है और यहाँ पर है टीएमएस। मान लीजिए कि इस सिग्नल की वैल्यू वैल्यू आ रही है 3 ppm पर, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी जो टीएमएस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3 इंटू 2.70 ppm। मान लीजिए कोई और सिग्नल है वो आ रहा है 4 ppm पे,
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.70 ppm। मीन्स कि इनकी जो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो टेट्रामेथिलसिलेन से वो पर यूनिट क्या हो रहा है, सेम है, मतलब कि 2.70। और जो केमिकल शिफ्ट है उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। और ये जो ग्राफ आता है इसके अंदर, ताकि इन दोनों की भी इसमें जो हम लेते हैं, एक तो होता है सैंपल और एक है ये रेफरेंस स्टैंडर्ड का सिग्नल। इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होती है, जो डिफरेंस होता है, वो हम ऑब्जर्व कर सकें, इसके लिए ये जो ग्राफ होता है वो होता है पीपीएम में। फिर है, अब ये स्केल है डेल्टा पीपीएम और रो स्केल। अब इसकी वैल्यू, जो टीएमएस की वैल्यू आएगी वो आएगी 0 ppm पर। और जैसे जैसे ये न्यूक्लियस होगा वो डीशिल्डेड होता जाएगा, वैसे वैसे इसकी जो पीपीएम की जो वैल्यू होगी वो बढ़ती जाएगी। और ये जो 0 ppm हमें दिया हुआ है, मतलब कि जो टीएमएस का जो सिग्नल आता है वो आता है हाई मैग्नेटिक फील्ड पे। और जैसे जैसे जो डेल्टा पीपीएम उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो न्यूक्लियस होगा वो डीशिल्डेड होता जाएगा। मतलब कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो न्यूक्लियस पे क्या होगा, ज्यादा आएगा, जिसके कारण अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस पे ज्यादा आने के कारण जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस पे ज्यादा आने के कारण जो उसको रेजोनेंस के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी वो क्या होगी, कम होगी, जिसके कारण जो न्यूक्लियस हो जाएगा वो डीशिल्डेड हो जाएगा। मींस कि उसकी जो डेल्टा पीपीएम की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके अनिशा, फिनिश करो। यस सर। अब आता है शेल्डिंग और डीशेल्डिंग इफेक्ट। शेल्डिंग में क्या होता है कि कोई भी हमारे पास न्यूक्लियस है और हम उस पे कोई भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, तो जो न्यूक्लियस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी क्या करेंगे, अपना मैग्नेटिक फील्ड, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, जिसके कारण जो न्यूक्लियस पे जो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कम हो जाएगा। और जो न्यूक्लियस का जो सिग्नल आएगा, तो सिग्नल दिखाने के लिए जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, इसको हाई चाहिए होगी, जिसके कारण इसको शेल्डिंग इफेक्ट को हम बोल सकते हैं अपफील्ड। और जो डी शेल्डिंग इफेक्ट को बोलते हैं डाउनफील्ड, क्योंकि जो रेजोनेंस दिखाने के लिए इसको जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है वो क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है। अब है केमिकल एनवायरनमेंट और केमिकल शिफ्ट फॉर डिफरेंट प्रोटॉन्स। ओके अनिशा, फिनिश करो। जी सर। अब ये है कि फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट, इसमें क्या होता है कि कोई भी हमारे पास न्यूक्लियस है और वो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होने के कारण वो क्या जो न्यूक्लियस होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, अपनी तरफ इसके कारण जो हाइड्रोजन होगा उसका क्या होगा, शेल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। शेल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने के कारण जो रेजोनेंस होगा वो क्या करेगा, रेजोनेंस दिखाने की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या उसको हाई चाहिए होगी, जिसके कारण जो सिग्नल आएगा वो क्या होगा, सिग्नल की जो डेल्टा पीपीएम की वैल्यू होगी वो अपफील्ड में जाएगी। अपफील्ड मतलब कि डेल्टा पीपीएम की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। इसकी जो एग्जांपल है ये हाइब्रिड। ओके अनिशा, अपन पूरा नहीं कवर कर सकते, टाइम काफी हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, इसको यहीं स्टॉप कर दो। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। प्रेजेंटेशन था, लेकिन ये टॉपिक काफी लेंदी है, तो इसलिए पूरा इसको कवर इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। विनोद जी है क्या? हाँ जी सर। हाँ अनिशा, हाँ, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा था। आपके लिए एक क्वेश्चन है सिंपल सा, आप बताइए कि 2-क्लोरोप्रोपीन में कितने एनएमआर सिग्नल बनेंगे? 1 मिनट सर। कागज पेन यूज कर लो।
2-क्लोरोप्रोपीन में कितने एनएमआर सिग्नल प्राप्त होंगे? यस सर, हाँ जी, बताइए। रिपीट करना क्वेश्चन। 2-क्लोरोप्रोपीन में कितने एनएमआर सिग्नल प्राप्त होंगे? 2-क्लोरोप्रोपीन, हाँ, 1 मिनट सर, 1 मिनट। एक मिनट। सिर्फ 3 होंगे शायद। शायद या कंफर्म बताओ? शायद नहीं, सिर्फ कंफर्म 3। बताओ। 3 ही होंगे, ठीक है, गुड। हाँ, 3 ही हाँ। होंगे, राइट। ठीक है सर, ओके, नेक्स्ट करो। ओके ओके निशा, थैंक यू। कमलेश वैगर। कमलेश वैगर ने शायद ज्वाइन किया हुआ नहीं है। हाँ है क्या हाँ, कमलेश? हाँ, सर। आगे स्क्रीन शेयर करो। गुड, अच्छा आ रहा है। Dear classmates start and करो। respected teachers. अच्छा सर। Dear teachers and dear classmates and respected teachers. मैं कमलेश वैगर, स्टूडेंट ऑफ एमएससी फाइनल ईयर, गवर्नमेंट लोया कॉलेज शुरू। मेरा टॉपिक है प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। जब हम किसी और सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जिनमें केवल मतलब एक फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो किसी रिएक्शन के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन जब हम किसी मोर देन वन फंक्शन ग्रुप वाले कंपाउंड की बात करते हैं, तो उसमें जो मोर रिएक्टिव कंपाउंड होता है वो तो रिएक्शन कर जाता है, और जो लेस रिएक्टिव कंपाउंड होता है वो रिएक्शन नहीं कर पाता। तो हम इसमें ऐसे ग्रुप का यूज करते हैं जो मोर रिएक्टिव की प्रेजेंट में भी लेस रिएक्टिव ग्रुप की रिएक्शन करवा सके। प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या करते हैं, इसके फंक्शन ग्रुप को ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि किसी रिएक्शन के लिए इनर्ट होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो किसकी हो जाएगी, ए ग्रुप वाज यूज्ड मेक्स पॉसिबल टू रिएक्ट ए लेस रिएक्टिव फंक्शन ग्रुप सेलेक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ ए मोर रिएक्टिव ग्रुप नाउन एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप। हम इसको उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जब हम किसी टर्शरी अल्कोहल को किसी कीटो एस्टर के द्वारा बनाने का प्रयास करते हैं, इसकी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की उपस्थिति में, तो जो इसका ये मोर रिएक्टिव कीटो ग्रुप होता है, ये रिएक्शन ना करके इसमें ये एस्टर वाला फंक्शन ग्रुप रिएक्ट कर जाता है और अपने को ओवरऑल जो रिएक्शन होती है टर्शरी अल्कोहल प्राप्त होती है। जब भी हम किसी प्रोटेक्टिंग ग्रुप का फंक्शन ग्रुप का प्रोटेक्शन करने के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करते हैं, तो उसमें कुछ फीचर्स होने चाहिए जिससे हम फंक्शन ग्रुप का प्रोटेक्शन अच्छे से कर सकें। तो इसके लिए 3 फीचर्स हैं। एक तो ये कि अपन मतलब हम इसे हाई वेल्ड के अंदर यूज ले सकते हैं, और दूसरा है कि रिएक्शन कंडीशन के हिसाब से स्टेबल होना चाहिए, और तीसरा है इसको हम डीकार प्रोटेक्शन द्वारा भी आसानी से रिमूव कर सकें। तो ये तो बात रही इंट्रोडक्शन की। हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल हम इसके पहले तो इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि एल्कोहल में एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस OH ग्रुप के ऑक्सीजन के नॉन पेयर के कारण ये न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करता है, जिसके कारण ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा रिएक्शन आसानी से कर जाता है और कार्बोनिल ग्रुप बना देता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोफाइल से एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के द्वारा रिएक्शन करके ईथर और एल्डिहाइड बना देते हैं। जब हम किसी एल्कोहल की क्रिया इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा करवाते हैं, तो इसकी हाइड्रोक्सिल साइड है वो अवॉइड हो जाती है, और इसके कारण इसका न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर भी डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम 2 उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। एक तो ये कि हम बल्कि ग्रुप का
बल्कि ग्रुप पुट करके इसको कर सकते हैं। तो एल्कोहल की क्रिया से हम फिनाइल ट्राइफिनाइल मेथिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो ये इसका OH को इसको OH ग्रुप OH को रिमूव करके ट्राइफिनाइल ग्रुप जुड़ जाता है और जिसके कारण इसकी किसी अदर इलेक्ट्रोफाइल के लिपिड के प्रति डीएक्टिवेट हो जाता है। और दूसरा है बाय डिकोलाइजिंग इलेक्ट्रॉन से, जिसमें हम टेर्शियरी ब्यूटेनोइक एसिड को यूज करते हैं, जिसमें ये OH से तो H और ब्यूटेनोइक एसिड से OH वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाता है, जिसके कारण ये यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ टेर्शियरी ब्यूटाइल एसिड जुड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्रुप इसके प्रोटेक्शन में काम आते हैं। तो पहले तो आता है काम इसमें एसिटेल और फिटेल। तो इस स्टेज में हम 3 कंपाउंड्स का डेरिवेटिव का यूज करते हैं, जिनमें पहला तो है टेट्राहाइड्रोफेनाइल, जिसको हम डिफाइनाइल और एल्कोहल के एसिड कैटालाइस्ट द्वारा बनाते हैं। और दूसरा है मेथॉक्सी एथोक्सी मेथड, जिसको हम एल्कोहल और मेथॉक्सी मेथिल क्लोराइड के बेसिक कंडीशन में बनाते हैं। और तीसरा है मेथोक्सी मेथिल क्लोराइड, जिसको हम बेसिक इस एल्कोहल के साथ मेथिल क्लोराइड के साथ बेसिक कंडीशन में बनाते हैं। अगर हम इसको उदाहरण एक से देखें तो जब हम एल्कोहल की क्रिया ट्राइहाइड्रोफेनॉल के साथ करवाते हैं तो हमें टेट्राहाइड्रोफेनाइल ईथर प्राप्त हो जाता है, जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और बेस के लिए स्टेबल होता है। जिसका जब हम इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो अपने को एल्कोहल वापस प्राप्त होता है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ईथर का प्रोटोनेशन करवाते हैं तो इसका हाइड्रोजन और इसकी OH के साथ O के साथ जुड़ जाता है और ये बेंजीन का ऑक्सीजन अपने नॉन फेरो इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे देता है, जिसके कारण ये OH वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर एल्कोहल के रूप में बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम जब इसका दहन कराते हैं तो इसका OH ग्रुप ऑक्सीजन इसकी ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है। दूसरा ग्रुप है ईथर एल्कोहल सिंपली एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके ईथर बना लेता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम अपने सामने ये आती है कि इसमें ये डिप्रोटोक्शन आसानी से नहीं कर पाता, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट और ऑर्गेनोमेटेलिक रीजन के लिए स्टेबल होता है। तो हम इसमें कुछ ऐसे ईथर्स का यूज करते हैं जो कि आसानी से डिप्रोटोक्शन द्वारा एल्कोहल बनाते हैं। तो जब हम एल्कोहल की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ pyridine की उपस्थिति में करवाते हैं तो बेंजोइल ईथर बनाता है, जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए स्टेबल होता है। लेकिन जब हम इसका न्यूट्रल कंडीशन में कैटालाइस्ट द्वारा कराते हैं तो हम एल्कोहल वापस बना सकते हैं। दूसरा है जब हम एल्कोहल को टर्शियरी एल्कोहल के साथ करवाते हैं तो हमें टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर बनता है, जिसका हम प्रोटोनाइजेशन करवाने पर एल्कोहल बना सकते हैं। तीसरा है ट्राइएल्किल सिलाइड को हम एल्कोहल की क्रिया ट्राइएल्किल सिलाइड क्लोराइड के साथ बेस की प्रेजेंस में करा के बना सकते हैं। रिएक्शन कुछ इस तरह है, जब हम एल्कोहल की क्रिया ट्राइमेथिल सिलाइड क्लोराइड के साथ pyridine की उपस्थिति में करवाते हैं तो ट्राइमेथिल ईथर बनता है, जिसको हम डिप्रोटोक्शन एसिडिक और बेसिक दोनों माध्यम में कर सकते हैं। हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म डिप्रोटोक्शन की। जब हम ईथर को डिप्रोटोक्शन करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और जब हम इसका जलपूर्ण कराते हैं तो ये ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन वापस लेकर अपने रिमूव हो जाता है और अपने को एल्कोहल प्राप्त होता है। इसी तरह इसमें हम बेसिक रिएक्शन में करा सकते हैं। इसमें क्या फ्लोराइड का यूज किया जाता है, जिसको फ्लोराइड सिलाइल पर अटैक करता है और ये ऑक्सीजन अपने नॉन फेरो इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाता है, जिससे हम एल्कोहल वापस बना सकते हैं। चौथा लास्ट है एस्टर को हम एल्कोहल और एल्कोहल की क्रिया एसिड क्लोराइड या एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ करवाकर बना सकते हैं। यहाँ पर एक एसिटाइल के लिए एल्कोहल की सिलेक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए
स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल होता है, जिसको ये बताता है कि जो कंपाउंड ज़्यादा स्टेरिक होगा, मतलब ज़्यादा हिंड्रेट होगा, वो लेस रिएक्टिव होगा। तो इससे फर्स्ट ग्रुप वाला एल्कोहल सबसे ज़्यादा और सेकंड ग्रुप वाला उससे कम और थर्ड ग्रुप वाला सबसे कम। तो कुछ एस्टर हैं जिनके द्वारा हम एल्कोहल का प्रोटेक्शन करते हैं। पहला है फॉर्मेट एस्टर, जिसको हम एल्कोहल की क्रिया फॉर 85 फॉर्मिक एसिड के साथ साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एल्कोहल की क्रिया एसिडिक एंड की उपस्थिति में pyridine की उपस्थिति में -20 डिग्री सेल्सियस पर करा सकते हैं। तो जिसका रिप्रोटेक्शन हम KHCO3 या एक्वस मेथनॉल या फिर डाइल्यूट NH3 द्वारा करवा सकते हैं। दूसरा है एसीटेट एस्टर, जिसको हम एल्कोहल की रिएक्शन एसीटेट एनहाइड्राइड के साथ pyridine की उपस्थिति में करवाने पर बना सकते हैं। और इसी तरह एल्कोहल की क्रिया एसिल क्लोराइड के साथ करवाने पर इसको एसीटेट एस्टर को बना सकते हैं, जिसका रिप्रोटेक्शन K2CO2 या फिर एक्वस मेथनॉल या फिर KCN की उपस्थिति में करवाते हैं। तीसरा है ट्राइक्लोरोएसीटेट। ट्राइक्लोरोएसीटेट जब हम एल्कोहल की रिएक्शन ट्राइक्लोरोएसीटेट के साथ pyridine की उपस्थिति में कराते हैं तो ट्राइक्लोरोएसीटेट एस्टर बन जाता है, जिसका क्लीवेज हम अमोनिया या फिर क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में कर सकते हैं। चौथा है डाइलोवेनेट एस्टर, जिसका जब हम एल्कोहल की क्रिया पाइनोल क्लोराइड के साथ pyridine की उपस्थिति में करवाते हैं तो पाइवोलेट एस्टर बनता है, जिसका हम चतुष्ब्यूटाइल अमोनियम लवण की उपस्थिति में रिप्रोटेक्शन करवाते हैं तो एल्कोहल वापस बन जाता है। लास्ट है बेंजोएट एस्टर। बेंजोएट जब हम एल्कोहल की रिएक्शन फिनाइल क्लोराइड बेंजोइल क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं, बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं pyridine की उपस्थिति में तो बेंजोएट एस्टर बनता है, जिसका रिप्रोटेक्शन हम 1% NaOH या फिर मेथनॉल की उपस्थिति में करवा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके कमलेश, आपने टाइम का अच्छा ध्यान रखा और शायद ये पहला प्रेजेंटेशन था जिसने लैपटॉप यूज किया है, तो थोड़ा सा अंतर रहता है क्योंकि लैपटॉप मैंने पहले कहा था सबसे अच्छा होता है इन सब कामों के लिए। जो भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं वो फुल स्क्रीन दिखता है और साफ दिखता है, जैसा आज सबने देखा होगा। प्रेजेंटेशन अच्छा था, अच्छा तैयार किया था विनोद जी। अच्छा है इसका भी। एनी कमेंट? नहीं, नेक्स्ट को बुलाओ सर अब। थैंक यू सर। चलो जी सर। ठीक है, नेक्स्ट सीमा का है। हाँ सर। ठीक है सर, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है, करो। ठीक है सर। गुड आफ्टरनून सर। मेरा हाँ ठीक है, start करो। मेरा नाम सीमा मीना है। मैं गवर्नमेंट लोया कॉलेज चूरू से हूँ, पीजी फाइनल स्टूडेंट। और मेरा टॉपिक है वुडवार्ड फाइजर रूल इन कॉन्जुगेटेड डाइइंस। वुडवार्ड फाइजर रूल्स रॉबर्ट बर्न्स वुडवार्ड के द्वारा 1945 के अंदर दिया गया था। इसके अंदर लैम्डा मैक्सिमम और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बीच में कोरिलेशन स्थापित करने के लिए नियम दिया गया था। इसको 1959 के अंदर लुइस एफ फाइजर के द्वारा फिर से डेवलप किया गया। और ना इस रूल्स को हम डाइइंस के अंदर 3 तरह से देख सकते हैं, एलिसाइक्लिक डाइइंस या साइक्लिक डाइइंस के अंदर। साइक्लिक डाइइंस के अंदर 2 टाइप होते हैं, एक तो होमोएन्युलर डाइइंस, एक होता है हेटेरोएन्युलर डाइइंस, और एक लास्ट होता है एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स के अंदर। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं एलिसाइक्लिक डाइइंस। एलिसाइक्लिक डाइइंस एक ओपन चेन टाइप होता है। इसके अंदर हम ब्यूटा 1,3 डाइइंस का एग्जांपल लेके चल सकते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड होता है। इसके अंदर जो बेसिक यूनिट या पेरेंट बेसिक यूनिट मानी जाती है वो होती है 217 नैनोमीटर। फिर एलिसाइक्लिक फिर होता है साइक्लिक डाइइंस। इसके अंदर फर्स्ट लेके चलते हैं होमोसाइक्लिक डाइइंस। होमोसाइक्लिक डाइइंस के अंदर पेरेंट्स या बेसिक यूनिट होती है 253 नैनोमीटर। इसके अंदर
जो डबल बॉन्ड होते हैं वो एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो हेटेरो एन्युलर साइक्लिक डाइन्स होते हैं इनके अंदर जो डबल बॉन्ड होते हैं वो अलग-अलग रिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर जो बेसिक पेरेंट यूनिट होती है लैम्ब्डा मैक्सिमम निकालने के लिए वो मानी जाती है 240 नैनोमीटर। इसके बाद हम अगर दो ऐसे रिंग्स का एग्जांपल लेके चले जिनमें होमो और हेटेरो दोनों प्रेजेंट हो, तो हम प्रायोरिटी बेसिक चेन जो चूज करते हैं वो करते हैं होमो एन्युलर डाइइन्स। फिर एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड्स देखा जाता है। इसके अंदर जो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होते हैं वो रिंग के किनारों पे लगे होते हैं, और एंडोसाइक्लिक रिंग के अंदर पाए जाते हैं बॉन्ड्स। फिर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि ये जस्ट एग्जांपल है फॉर साइक्लोहेक्सिलिन टू पेंटीन। इसके अंदर हमें लैम्ब्डा मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है, तो ये है एक एलिसाइक्लिक चेन। इसके अंदर दो तो एलिसाइक्लिक सबस्टिट्यूटेड एल्किल समूह जुड़े हुए हैं और एक रिंग जुड़ी हुई है। इसके अंदर जो बेसिक यूनिट या पेरेंट वैल्यू ली जाएगी वो ली जाएगी 217 नैनोमीटर, और दो एल्किल समूह है। एक एल्किल समूह की बेसिक यूनिट होती है 5 नैनोमीटर, तो दो के लिए होगी 10 नैनोमीटर। और टू रिंग रेजिड्यूल, डबल बॉन्ड को अगर रिंग से अलग करना हो तो इसके लिए जैसे उसके किनारों को काटा जाता है, उसके जितने तरह से उसको काटा जाता है उतने नंबर से उसको उसके लिए बेसिक यूनिट 5 नैनोमीटर को माना जाता है। तो इसमें दो जगह से डबल बॉन्ड को अगर रिंग से अलग करना है तो दो जगह से इसको काटा जाएगा, तो इसके लिए 10 नैनोमीटर माना जाता है। 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसकी टोटल लैम्ब्डा मैक्सिमम अगर निकाले तो 242 नैनोमीटर निकलती है। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें दो रिंग है, इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है वो अलग-अलग रिंग्स के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि ये साइक्लिक है और हेटेरो साइक्लिक डाइइन्स का एग्जांपल है, जिसके अंदर हम बेसिक वैल्यू लेके चलते हैं 214 नैनोमीटर, और दो रिंग रेजिड्यूल है जिसके लिए 24 रिंग रेजिड्यूल है, क्योंकि इसके अंदर दो डबल बॉन्ड है, दोनों को अलग अगर रिंग से अलग करना चाहे तो इनको 4 जगह से काटना पड़ेगा। इसके लिए जो बेसिक वैल्यू निकलती है वो 20 नैनोमीटर है। टोटल कैलकुलेट डेल्टा मैक्सिमम निकलता है वो 235 नैनोमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये है इसमें होमो मतलब ये दो रिंग है इसके अंदर होमो भी है हेटेरो भी है, क्योंकि एक रिंग के अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और सेकंड जो रिंग है उसके अंदर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि इसमें हेटेरो भी है और होमो भी है। इसके अंदर हम हेटेरो को नहीं छोड़कर होमो को इंक्लूड करेंगे, ये हमारी बेसिक चेन मानी जाएगी। इसके अंदर जो रिंग बनेगी उसके अंदर पेरेंट वैल्यू ली जाएगी 253 नैनोमीटर, और इसके लिए जो दो हैं जो इसके लिए एल्किल ग्रुप के डायरेक्ट एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं उसके लिए हम 10 नैनोमीटर ले लेंगे, और इसके अंदर डबल बॉन्ड को अगर रिंग से अलग करना है उसके लिए रेजिड्यूल ग्रुप, दो रेजिड्यूल ग्रुप हैं जिनको काटने के लिए हम दो जगह से इसको अलग करेंगे। ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड का एग्जाम्पल, जिसके रिंग के किनारों पे ये एक्सो बॉन्ड बने हुए हैं किनारों पे, और ये बीच में है ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। ये बी रिंग के लिए ए बीच वाला एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हो गया, ए रिंग के लिए भी एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है ये। अगर हम किसी रिंग के ऊपर कोई एक्स्ट्रा ग्रुप भी जुड़े हुए हैं जैसे कि हेलोजन ग्रुप, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, तो इसके लिए बेसिक यूनिट 5 nm ली जाएगी, और अगर कोई सल्फर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके लिए बेसिक यूनिट 30 nm ली जाएगी, और कोई नाइट्रोजन एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके लिए 60 nm, और कोई कॉन्जुगेटेड एक्सटेंड करने के लिए कोई ग्रुप बॉन्ड डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसके लिए एक बॉन्ड के लिए 30 नैनोमीटर बेसिक यूनिट मानी जाती है। थैंक यू सर। ओके सीमा, अच्छा एक्सप्लेन किया और अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स लेकर इसको पूरे रूल्स को समझाने का प्रयास किया। गुड वर्क। थैंक यू सर। विनोद जी हैं क्या? हाँ जी सर। हाँ ये सीमा, हेलो। हाँ सर। हाँ सर। आपने टॉपिक अच्छा लिया, बड़े टॉपिक को छोटे उसमें आपने संक्षेप में बताया, अच्छा बताया, ये तो ठीक है आपने। आप ये बताइए कि बेंजीन के लिए लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू कितनी होती है?
सर 1 मिनट में निकालती हूँ। सर 283 कैसे होगी? इधर होंगे 256 नैनोमीटर होती है। रुकिए सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ चलो आप ये निकाल लेना, फिर आप तो अगला बताओ। मान लो बेंजीन रिंग के साथ में और मेथिल समूह अटैच है, हाँ सर। तो कितना इसके लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू आएगी? ये तो सिंपल ही है, बेंजीन के साथ यार मेथिल समूह जुड़ा हुआ तो कितना आएगा बता दो। 288 सर, 288 कैसे है? जब आपको सर बेंजीन के 253 लिए बेसिक यूनिट हो गई इसकी, और एल्किल हाँ। के लिए सर 5, हाँ फिर कितना आ जाएगा? और कॉन्जुगेटेड एक्सटेंशन ये बॉन्ड डबल बॉन्ड एक ही है, इसके लिए 30, इसके लिए तो टोटल 288 कैसे आएगा? ओनली बेंजीन के लिए केवल 256 नैनोमीटर वैल्यू है, और मेथिल समूह जोड़ दिया इसके साथ में तो 5 नैनोमीटर का बेथोक्रोमिक शिफ्ट जुड़ जाएगा, तो इसके लिए 261 हो जाएगा। हाँ सर। तो ध्यान रखो इन चीजों का, ये है ना। ओके सॉरी सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू विनोद जी, आपका आभार जुड़ने के लिए, और थैंक यू अनिशा, कमलेश और सीमा, सबका अच्छा प्रेजेंटेशन था और सबने टाइम पर इसको फिनिश भी किया। कल के लिए हमारे पास 3 नाम है, खुशबू रोशनिया, पूनम सिहाग और पूनम देतरवाल, वो तैयार रहेंगे, कल हम पुनः जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।